हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने संतुलन संबंधी पराट महोदय की असमान घनत्व वाली संकल्पना को पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न घनत्व वाले पर्वत, पठार एवं मैदान अध स्तर में एक समान गहराई पर आधारित न होकर क्षतिपूर्ति तल के सिद्धांत के ऊपर निर्भर है तथा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न ऊंचाइयों के उच्चावच में संतुलन का कारण उनके घनत्व में अंतर होता है और विभिन्न उच्चावचों में मौजूद घनत्व में यही अंतर धरातल पर मौजूद उच्चावचों के मध्य संतुलन का कारण है। अब दूसरे एक विद्वान हैं एयरी महोदय, जिन्होंने भी संतुलन की व्याख्या अपने ढंग से की है और उन्होंने देखिए किस प्रकार से अपने सिद्धांत को सही साबित किया है। तो ब्रिटिश खगोलवेत्ता एयरी ने हिमालय के आकर्षण के संबंध में निश्चित मत दिया कि उनका आंतरिक भाग कदापि खोखला नहीं हो सकता। उनके अनुसार कम सघन शैलों से निर्मित भूपटल अधिक सघन शैलों से निर्मित अध स्तर के ऊपर तैरता है। इस प्रकार हिमालय भारी मैग्मा में तैर रहा है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थल रूपों सहित भूपटल अध स्तर यानी समदाब तल में केवल तैर ही नहीं रहा है, अपितु उसमें काफ़ी गहराई तक प्रविष्ट भी है। एयरी की संतुलन की संकल्पना प्लवनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने पहले भी बताया था कि आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया जो प्लवनशीलता का सिद्धांत है, आर्किमिडीज के प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई कोई वस्तु अपने नीचे से द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान को हटा देती है। जिस प्रकार तैरती हुई हिमशिला आइसबर्ग का टुकड़ा जल में तैरते हुए केवल एक भाग जल के ऊपर तथा 9 भाग जल के भीतर रहता है, उसी प्रकार भूपटल के सभी स्थल रूप अपनी ऊंचाई का 9 गुना अध स्तर में यानी स्फीयर में धसे हुए हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित है कि एयरी ने प्लवन फ्लोटिंग का उदाहरण न देकर केवल स्थल भाग को मैग्मा पर नाव या तरणक की तरह तैरता माना है। यदि प्लवन सिद्धांत को एयरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय की कुल ऊंचाई का 9 गुना धरातल के नीचे होगा तथा यह कुल पदार्थ हल्का होगा। इस प्रकार हिमालय की 9 गुनी जड़ें अधिस्तर में प्रविष्ट होगी जो ऊपरी पदार्थ को संतुलित रखती है। इस आधार पर एयरी ने हिमालय के कम आकर्षण का कारण या समाधान इस प्रकार किया कि साहुल रेखा का हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए रहा कि इन ऊंचे पर्वतों ने अपने काफ़ी नीचे के क्षेत्र को घने बेसाल्ट पदार्थों को हटा दिया है और संतुलन को प्राप्त कर लिया है। एयरी ने अपने मत को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने समान घनत्व किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़े को पारे से भरे बर्तन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। अधिक उभरा हुआ टुकड़ा अधिकतम गहराई तक धंस गया। यही व्यवस्था स्थल खंडों के संदर्भ में भी लागू होती है। इस प्रकार एयरी ने विभिन्न मोटाई व गहराई किंतु समान घनत्व वाले स्तंभों की कल्पना की। अब दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, पराट ने जहाँ पर बताया था कि विभिन्न उच्चावचों में असमान घनत्व होता है, इसके उलट एयरी महोदय कहते हैं कि नहीं, घनत्व सभी का समान होता है, उसकी ऊंचाई में अंतर होता है और उसी ऊंचाई के अनुरूप अधस्तर में उसकी जड़ें अधिक गहराई में धसी होती है, जिसके कारण संतुलन बना रहता है। पराट की तुलना में एयरी का मत अधिक सत्य व मान्य है, किंतु यह दोष मुक्त नहीं है। इसके अनुसार प्रत्येक उभरा भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार गहराई की ओर जड़ रखते हैं। अतः हिमालय की जड़ भूपटल के नीचे लगभग 2.70 लाख फीट की गहराई होगी। भूपटल में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होती है। इसके अनुसार हिमालय की जड़ में शैलें उच्च ताप के कारण द्रवित होगी। अतः एयरी का मत भ्रामक लगता है। देखिए, एयरी ने ये बताने की कोशिश की कि धरातल पर मौजूद जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच है उसमें संतुलन की दशा इसलिए है कि उनका घनत्व तो समान है, लेकिन उनकी ऊंचाई के अनुसार अधस्तर में जड़ों की गहराई का निर्धारण होता है। जो उच्चावच जितना अधिक ऊंचा और मोटा होगा अधस्तर में, वो उसी के अनुपात में 9 गुना अंदर होगा। उन्होंने हिमशिला का भी उदाहरण दिया कि बर्फ़ का जब टुकड़ा द्रव अवस्था
में या पानी में तैरता है तो उसका केवल एक भाग ही बाहर दिखाई देता है, जबकि 9 भाग वो अंदर डूबा हुआ रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत को साबित करने की कोशिश की, लेकिन इस सिद्धांत का मुख्य दोष ये है कि इसमें उदाहरण भी दिया गया कि हिमालय यदि इतना ऊंचा है और उसका एक भाग बाहर है तो 9 भाग की कल्पना कर सकते हैं, यानी कि 8,848 इंटू 9 करेंगे तो इतनी गहराई में वो धंसा हुआ है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम भूगर्भ के नीचे जाएंगे तापमान में वृद्धि होती रहती है और यदि उच्च तापमान वाली आंतरिक दशा में उसकी जड़ें ठोस अवस्था में टिकी नहीं हो सकती। इस प्रकार हमने संतुलन अथवा समस्थिति संबंधी प्राट और एहरी महोदय की संकल्पनाओं की चर्चा की और उन्होंने अपने अपने ढंग से इस सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि वास्तव में भूतल पर जो समस्थिति या समायोजन की दशा है वो किस प्रकार से सही साबित होती है। तो भूतल पर पूर्ण संतुलन नहीं मिलता क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्राय अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम यानी दोष उत्पन्न होते रहते हैं। भू संतुलन की प्रकृति के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। भू संतुलन प्रादेशिक या स्थानीय हो सकता है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि प्रादेशिक स्तर पर भू संतुलन अवश्य मिलना चाहिए, किंतु स्थानीय स्तर पर भू संतुलन का होना आवश्यक नहीं है। आंतरिक बलों द्वारा प्राय भू संतुलन की आदर्श स्थिति में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में पर्वत निर्माण प्रारंभ होने के साथ अनाच्छादन की क्रियाएं भी सक्रिय हो जाती है। अपक्षय तथा अपर्दन के प्रारंभ होने के साथ पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई घटने लगती है। इसी के साथ अपक्षयित परिवृत पदार्थों का संचयन सागरीय भागों में होता है, जिसके फलस्वरूप उनकी तली का भार बढ़ने लगता है। इस प्रकार पर्वतीय भागों में हल्के पदार्थों के होने तथा सागरीय क्षेत्रों में भारी पदार्थों के मिलने से दोनों की संतुलन की दशा में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अनाच्छादन क्रियाओं के फलस्वरूप, अनाच्छादन क्रिया है जिसमें अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की क्रिया शामिल होती है। तो अनाच्छादन क्रियाओं के फलस्वरूप ऊंचे भागों में अपक्षयित होने से दाब भी कम होने लगता है, जिससे उसमें उत्क्षेप प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत सागरीय तली में संचयन के अवतलन या धसाव प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दो स्थानों पर दाब में अंतर के कारण अधस्तर में भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की ओर मंद प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों के अपक्षित क्षेत्रों का उत्थान होने लगता है तथा सागर तली के संचित क्षेत्रों का अवतलन जारी रहता है। इस प्रकार भूपटल के नीचे पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा सामस्थिक समायोजन की क्रिया होती रहती है। उपयुक्त प्रक्रियाएं बहुत मंद गति से संपादित होती है, किंतु कभी कभी आंतरिक बल आकस्मिक रूप से सक्रिय होकर भू संतुलन की व्यवस्था को भंग करते हैं। उदाहरण के लिए प्लीस्टोसीन काल में हिमानीकरण के फलस्वरूप यूरेशिया तथा अमेरिका के अधिकांश भाग पर हिमचादरों का विस्तार हो गया, जिसके फलस्वरूप उनके भार में वृद्धि से उनका अवतलन हो गया था। किंतु 25,000 वर्ष पूर्व हिमचादरों के निवर्तन के कारण धीरे धीरे भार कम होने से इन भागों में उत्थान प्रारंभ हुआ, जिससे भू संतुलन व्यवस्था पुनः अव्यवस्थित हो गई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भू संतुलन स्थानीय तौर पर नहीं देखा जाता, एक वृहद प्रादेशिक स्तर पर इसको देख सकते हैं और धरातल पर विभिन्न ऊंचाइयों के मध्य स्थित भू संतुलन में कभी कभी व्यतिक्रम या असंतुलन की दशाएं भी प्रकट होती है। कभी कभी आंतरिक बलों की अत्यधिक सक्रियता के कारण इस संतुलन में अव्यवस्था भी या अस्थिरता की दशा भी उत्पन्न होती है। उपयुक्त संकल्पनाओं तथा उदाहरणों में गुरुत्व तथा समस्थिति के समायोजन संबंधी अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। सभी समस्थिति की समायोजनों में गुरुत्व प्रेरक बल है। भार बढ़ने तथा घटने के कारण ऊर्ध्वाधर रूप से संचलन होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पदार्थों के स्थानांतरण में संलग्न सभी प्रक्रमों के लिए समस्थिति ही उत्तरदायी है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में समस्थिति समायोजन निम्नवत हो सकते हैं। उच्च भागों तथा पर्वतों में अपर्दन द्वारा पदार्थ के हटाए जाने से भूपटल को पुनः चलन करना चाहिए। डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ पदार्थ का निक्षेपण होता है,
अतिरिक्त भार के कारण भूपटल को धंसना चाहिए। ज्वालामुखी क्रिया के क्षेत्रों में विस्फोट से प्राप्त पदार्थ के अतिरिक्त भार से भूपटल को फैलना चाहिए या धंसना चाहिए। महाद्वीपीय हिमनद के क्षेत्रों में मोटी हिमचादर के कारण भूपटल को धंसना चाहिए। कुछ 100 मीटर गहरे जल से भी अल्प भार के कारण समस्थानिक समायोजन संभव है। समस्थानिक समायोजन अल्पकाल में तीव्र दर से भी संभव हो सकता है। उल्लेखनीय है कि गत 4 दशकों से भूपटल प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पूर्ण प्रमाणित हो गया है। समस्थानिक के नवीनतम सिद्धांत के अनुसार संतुलन की क्रिया हल्के सियाल से निर्मित तरणकों से अधिक सघन सीमा पर तैरने से नहीं होती, बल्कि वे क्रियाएं मोह असंतात्य नामक परत के बहुत नीचे स्थलमंडल के आधार स्तरों में होती है। वर्तमान समय में समस्थानिक या संतुलन समायोजन की प्रक्रियाएं, संतुलन की दर आदि विषयों पर विद्वानों में पर्याप्त चर्चा एवं विवाद है। बेरल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्थानिक एक सिद्धांत ही नहीं अपितु एक तथ्य भी है, जिसमें समय समय पर प्रादेशिक और स्थानीय परिवर्तन होते रहते हैं और इस विषय को लेकर और नवीन संकल्पनाएं आती रहेगी। कुल मिला के हमें ये समझना है कि समस्थानिक वास्तव में एक सर्वमान्य सिद्धांत है, जहां प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर अलग अलग भागों में विभिन्न धरातलीय और भूवैज्ञानिक कारणों के कारण ये दशाएं उत्पन्न होती रहती है और इसमें व्यतिक्रम भी उत्पन्न होता रहता है।